मैं कैसंड्रा हूँ, 32 साल की। आज सुबह मेरा फ़ोन 14 मिस्ड कॉल्स से चमक उठा। 3 हफ्तों का सन्नाटा एक पल में टूट गया। मैं स्क्रीन पर घूर रही थी। मेरी बहन हीथर के आखिरी शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, तुम बस गायब क्यों नहीं हो जाती? तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे माता पिता उसके पीछे खड़े होकर सहमति में सिर हिला रहे थे। तो मैंने वही किया जो वे चाहते थे। मैं गायब हो गया। अब उन 14 कॉल्स को देखकर मेरे हाथ कांपने बंद नहीं हो रहे। अगर आप यह देख रहे हैं तो एक कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कहाँ से हैं। सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कभी-कभी अपने परिवार से दूर रहना ही ठीक होने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। मेरे माता पिता डायना और फ्रैंक वॉटसन के साथ बोस्टन के उपनगरीय इलाके में पला बड़ा। ऊपरी तौर पर तो ज्यादातर लोग इसे सामान्य ही कहेंगे। हमारा 2 मंजिला औपनिवेशिक घर, जिसका साफ सुथरा सामने का आंगन और सफेद बाड़ किसी पत्रिका से लिया हुआ लगता था। पिताजी एक अकाउंटेंट के तौर पर काम करते थे, जबकि माँ शहर के नीचे एक छोटी सी बेकरी चलाती थी। मेरी छोटी बहन हीथर और मेरे बीच 6 साल का अंतर था। यह एक ऐसा अंतर था जिसने हमारे रिश्ते को शुरू से ही परिभाषित किया था। मेरी शुरुआती यादों में मैं ही जिम्मेदार थी। 10 साल की उम्र तक मैं हीथर का किंडरगार्टन लंच पैक करती थी, उसका होमवर्क चेक करती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि सोने से पहले उसके पास भरवां खरगोश हो। हमारे माता पिता अपने करियर को संवारने में घंटों काम करते थे और मैं स्वाभाविक रूप से देखभाल करने वाली की भूमिका में आ गई। मुझे सच में कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे अपनी छोटी बहन से प्यार था, उसके सुनहरे बाल, उसकी दिलकश हंसी। जब वो अपनी नन्ही उंगलियों से मेरा हाथ पकड़ती तो मुझे लगता कि मैं अहम हूँ, मेरी ज़रूरत है। लेकिन हमसे जो उम्मीदें रखी गई थीं, वे इससे ज़्यादा अलग नहीं हो सकती थीं। मेरे रिपोर्ट कार्ड एकदम सही होने चाहिए थे। B+? ए क्यों नहीं? विज्ञान मेले में दूसरा स्थान। अगली बार और मेहनत करो, कैसंड्रा। इस बीच हीथर सी ग्रेड लेकर आई और सिर्फ पास होने के लिए ही तारीफ बटोरी। वह बच्ची थी, वह अनमोल, जिसे सुरक्षा की जरूरत थी। मैं ही मजबूत थी जो दबाव झेल सकती थी। जीवन भर चलने वाले इस पैटर्न के शुरुआती संकेत तब दिखाई दिए जब हीथर 8 साल की हुई। जब खिलौने गायब होते तो वे रहस्यमय तरीके से मेरे कमरे में पहुंच जाते। जब माँ की बेकरी के नमूनों से कुकीज़ गायब हो जाती तो उनके टुकड़े किसी तरह मेरे बैग में पहुंच जाते। छोटी छोटी बातें जिन्हें आसानी से नज़रअंदाज कर दिया जाता था, पहली बड़ी घटना तक। मैं 14 साल का था, हीथर सिर्फ 8 साल की। माँ का पसंदीदा क्रिस्टल फूलदान, दादी की तरफ से शादी का तोहफा, लिविंग रूम के फर्श पर बिखरा पड़ा था जब हमारे माता पिता घर आए। हीथर ऊंची शेल्फ पर रखी एक किताब तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और उसे गिरा दिया। लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसकी नीली आंखों में आंसू भर आए और उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, कैसी ने मुझे वहां चढ़ने को कहा था। उसने कहा कि मैं ऐसा करने से बहुत डर रही हूँ। मेरे माता पिता के चेहरों पर निराशा किसी भी सजा से ज्यादा गहरी थी। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात अनसुनी हो गई। कैसेंड्रा, तुम ऐसे खतरनाक व्यवहार को बढ़ावा क्यों दे रही हो? तुम बेहतर जानती हो। तुम बड़ी बहन हो। उस रात ने एक ऐसा चक्र स्थापित कर दिया जो दशकों तक हमारे साथ चलता रहा। हीथर को पता चला कि वह कुछ आंसू बहाकर दोष दूसरों पर डाल सकती है, और मुझे पता चला कि मेरी सच्चाई उसके दिलासे से कम महत्वपूर्ण है। हाई स्कूल के दौरान मैंने वाद विवाद टीम, वार्षिक पुस्तक समिति और स्थानीय पुस्तकालय में सप्ताहांत की नौकरी के साथ साथ 4.0 GPA बनाए रखा। हर मिनट का विवरण तय था, हर उपलब्धि कॉलेज के आवेदनों के लिए दर्ज थी। इस बीच हीथर ने किशोरावस्था में ही विद्रोह का दौर शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र तक कक्षाएं छोड़ना, चुपके से बाहर निकलना, सिगरेट और बियर के साथ प्रयोग करना। मेरे माता पिता ने हाथ मलते हुए भी कोई खास सजा नहीं दी। जब वह पकड़ी जाती तो अक्सर सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया जाता। तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए थी, कैसंड्रा। तुम्हें पता क्यों नहीं चला कि वह संघर्ष कर रही थी? तुम हर चीज को इतना आसान बना देती हो, इससे उसे नाकाफी होने का एहसास होता है। संदेश स्पष्ट था, उसका व्यवहार कम से कम आंशिक रूप से मेरी जिम्मेदारी थी। अपने अंतिम वर्ष में मुझे स्टैनफोर्ड में पूर्ण छात्रवृत्ति मिली, मेरे सपनों का स्कूल, जहां देश के सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर विज्ञान कार्यक्रमों में से एक था। स्वीकृति पत्र एक बरसाती मंगलवार को आया और मैं अपने बेडरूम में नाचने लगा,
मेरे सामने उज्ज्वल भविष्य था। उस शाम माँ रात के खाने पर रो पड़ी, हीथर की मदद कौन करेगा? कैलिफोर्निया तो बहुत दूर है। पिताजी चुप रहे, उनके कड़े होठों और सिकुड़ी हुई भौहों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। 2 हफ्ते बाद मैंने स्टैनफोर्ड में दाखिला लेने से इनकार कर दिया और बोस्टन यूनिवर्सिटी में आंशिक छात्रवृत्ति स्वीकार कर ली। मैंने खुद से कहा कि यह व्यावहारिक है, घर पर रहने से पैसे बचेंगे, मैं लाइब्रेरी में काम जारी रख सकता हूँ। यह सही भी था। मेरे माता पिता के चेहरों पर राहत के भाव देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैंने सही फैसला लिया है, भले ही कैलिफोर्निया की धूप के मेरे सपने धूमिल हो गए हों। कॉलेज के साल कक्षाओं, पार्ट टाइम नौकरियों और हीथर की बढ़ती अस्तव्यस्त जिंदगी को संभालने में उलझे हुए गुजर गए। मैंने अपनी छात्रवृत्तियां बरकरार रखीं और हफ्ते में 20 घंटे काम किया, जबकि हीथर मुश्किल से हाई स्कूल पास कर पाई और आधे अधूरे मन से कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसने 1 सेमेस्टर के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी, यह कहते हुए कि यह उसके लिए नहीं था। मेरे माता पिता ने उस पर जोर नहीं दिया, वह खुद को ढूंढ रही है, उन्होंने कहा। उसके पास चीजों को समझने का समय है। मैंने कंप्यूटर साइंस में सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और तुरंत ही बोस्टन शहर की एक उभरती हुई टेक कंपनी में नौकरी पा ली। मेरा शुरुआती वेतन मेरे माता पिता की कुल कमाई से भी ज्यादा था। मुझे परिवार के घर से 15 मिनट की दूरी पर एक छोटा सा अपार्टमेंट मिला, सांस लेने के लिए पर्याप्त आज़ादी, लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए भी पर्याप्त पास। और उन्हें हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता था। 5 साल उड़ते गए और मेरा करियर आगे बढ़ता रहा। शुरुआती स्तर की कोडिंग की नौकरी एक वरिष्ठ पद और फिर टीम लीडरशिप में बदल गई। 30 साल की उम्र तक मैं 12 डेवलपर्स के एक विभाग का नेतृत्व कर रहा था और मेरी शुरुआती तनख्वाह 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई थी। हर प्रमोशन पर सहकर्मियों से बधाई के फूल और काम के दोस्तों के साथ जश्न का डिनर आता था, लेकिन परिवार के साथ रिश्ते भी असहज होते जाते थे। कामयाबी ने उनके मेरे प्रति नजरिए को बदल दिया। जब मैं पहली बार रविवार के खाने पर अपनी नई कार, एक साधारण लेकिन नई होंडा, में पहुंची, तो पिताजी ने उसे सिकुड़े होठों से देखा, इतने पैसे होना कितना अच्छा होगा। उन्हें पता था कि मैंने इसे खरीदने के लिए 2 साल तक बचत की थी। माँ ने तुरंत बात बदल दी और पूछा कि क्या मैं किसी से मिल रही हूँ। उनकी हमेशा की तरह यह याद दिलाने वाली बात कि पति और बच्चों के बिना करियर की उपलब्धियां बेकार हैं। इस बीच हीथर ने कई नौकरियां बदलीं, वेट्रेस, रिटेल, रिसेप्शनिस्ट, 3 अलग अलग मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों में डायरेक्ट सेल्स। कुछ भी पक्का नहीं रहा। उसका अपार्टमेंट, जिसका किराया मैंने पहले और आखिरी महीने का तोहफा दिया था, उसकी नौकरी जितनी बार बदलता रहा। फिर उसकी मुलाकात जेरेमी से हुई, 6 फुट 2 इंच लंबे, चौड़े कंधों वाले और एक मनमोहक मुस्कान जो उसकी आंखों तक कभी नहीं पहुंचती थी। वह कभी कभी निर्माण कार्य में काम करता था, या कम से कम उसने यही दावा किया था। उसका काम भी हीथर की तरह अनियमित था, लेकिन उसमें एक ऐसा आत्मविश्वास था जो उसे बेहद पसंद आया। 3 महीने के अंदर ही वे साथ रहने लगे। 6 महीने के अंदर ही किस्से शुरू हो गए। वे किराया नहीं दे पा रहे थे क्योंकि जेरेमी के बॉस ने उसे पैसे नहीं दिए थे। बिलिंग में गड़बड़ी की वजह से उनकी बिजली गुल हो गई थी। उसका ट्रक खराब हो गया था और उसे महंगी मरम्मत की जरूरत थी। हर संकट के लिए संदिग्ध रूप से ठीक उतनी ही रकम की जरूरत थी जितनी हीथर जानती थी कि मुझे हाल ही में बोनस या टैक्स रिटर्न से मिली थी। यह जानकारी उसे हमारे दुर्लभ होते पारिवारिक रात्रिभोजों के दौरान मिलती थी, जहां बातचीत अनिवार्य रूप से मेरे पैसों पर आ जाती थी। कैसी, उस प्रमोशन से तुम्हारी तनख्वाह कितनी बढ़ गई? हीथर पूछती, जेरेमी उसके बगल में सिर हिलाता। तुमने जिस प्रोजेक्ट का जिक्र किया था, क्या तुम्हें उसके लिए इतना बड़ा बोनस मिला था? माँ और पिताजी ने कभी इन सवालों को इधर-उधर नहीं किया। वे भी हीथर की तरह ही जवाबों में दिलचस्पी रखते थे। इस दौर का सबसे बुरा दौर तब आया जब मेरे माता पिता की 12 साल पुरानी कार आखिरकार खराब हो गई। मरम्मत का खर्च गाड़ी की कीमत से ज्यादा हो गया और उनके पास आने जाने का कोई साधन नहीं बचा। पिता को अपनी अकाउंटिंग फर्म जाना पड़ता था, माँ की बेकरी में सुबह सुबह सामान पहुंचाना पड़ता था। बिना सोचे समझे मैंने उनके लिए एक भरोसेमंद पुरानी टोयोटा कार खरीद दी। कुछ खास नहीं, बस भरोसेमंद। एक शनिवार की सुबह मैं उसे चलाकर उनके घर गया, चाबियां दी और शुक्रिया के अलावा कुछ नहीं चाहा। मुझे जो मिला वो भावनाओं का एक उलझाव था। माँ रो रही थी, पिताजी शर्मिंदा दिख रहे थे और हीथर, जो संयोग से मिलने आई थी,
स्पष्ट रूप से नाराजगी से उबल रही थी। मेरे जाने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया। जैसे ही मैं घर जा रहा था, फ़ोन मेरी कार के कप होल्डर में वाइब्रेट हो रहा था। तो अब तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो? मेरे जवाब पर वो भड़क उठी। तुम्हें पता है, जेरेमी और मैं महीनों से एक कार के लिए पैसे बचा रहे हैं, लेकिन तुमने कभी हमारी मदद करने की कोशिश नहीं की। और तुम तो मम्मी पापा के ड्राइववे में नई कार ऐसे छोड़ देते हो जैसे कुछ हुआ ही न हो। तुम्हें हमेशा हीरो बनना चाहिए, है ना? कैसी? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमारे माता पिता को अपनी आजीविका के लिए कार की ज़रूरत थी, कि मैं दिखावा या हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन हीथर ने पहले ही अपनी कहानी गढ़ ली थी। मेरी उदारता उसे बदनाम करने की एक सोची समझी चाल थी। उस शाम माँ ने मुझे कार के लिए धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि शायद मैं हीथर और जेरेमी की भी मदद कर सकती हूँ, बस शांति बनाए रखने के लिए। पहली बार मुझे इस पैटर्न का साफ साफ अंदाजा हुआ। चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं कितनी भी मदद करने की कोशिश करूं, या चाहे मैं कितना भी त्याग करूं, वह कभी भी काफ़ी नहीं होगा। या तो मैं काफ़ी नहीं कर रहा था, या मैं बहुत ज़्यादा कर रहा था, गलत तरीके से। मैंने दूरी बनाना शुरू कर दिया। परिवार के साथ भोजन को साप्ताहिक के बजाय महीने में एक बार तक सीमित कर दिया। कॉलों की स्क्रीनिंग की, ऐसी सीमाएं स्थापित की जो अजीब और असुविधाजनक लगती थीं, लेकिन आवश्यक थीं। फिर आर्थिक मंदी ने बोस्टन को बुरी तरह प्रभावित किया, और मेरे माता पिता के छोटे व्यवसायों को तुरंत नुकसान पहुंचा। पिताजी के अकाउंटिंग क्लाइंट्स ने लागत कम कर दी, और कई ने स्वयंकर सॉफ्टवेयर के लिए पेशेवर सेवाएं छोड़ दीं। माँ की बेकरी के ऑर्डर कम हो गए क्योंकि लोगों ने अपने बजट से विलासिता को हटा दिया। 6 महीने के भीतर वे उस घर का कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष करने लगे जिसमें हम 25 साल से रह रहे थे। उन्होंने सीधे मदद नहीं मांगी, उन्हें मांगने की जरूरत भी नहीं थी। माँ ने हमारे मासिक भोज के दौरान यूं ही कह दिया कि उन्हें शायद घर बेचना पड़ेगा। पिताजी ने कहा, पैसों की चिंता में रातों की नींद हराम हो गई है। उनका स्वाभिमान सीधे मांगने की इजाज़त नहीं देता था, लेकिन संकेत साफ थे। महीने के लिए उनके घर का कर्ज चुकाने की पेशकश की। यह उनके लिए अपने कारोबार को फिर से व्यवस्थित करने या वैकल्पिक आय ढूंढने का समय था। उनके चेहरों पर तुरंत राहत की लहर दौड़ गई। मैंने अपने खाते से उनके खाते में स्वचालित स्थानांतरण की व्यवस्था कर दी। हालांकि हाल ही में मुख्य डेवलपर के पद पर मेरी पदोन्नति के कारण मुझे इसका कोई खास असर नहीं दिखा। मुझे अंदाजा नहीं था कि हीथर और जेरेमी की हालत भी बिगड़ जाएगी। उनके अपार्टमेंट की बिल्डिंग का मालिकाना हक बदल गया, किराया बढ़ गया, और वे रहने का खर्च नहीं उठा सकते थे। कहीं और जाने की जगह न होने पर वे अस्थायी रूप से मेरे माता पिता के घर में रहने चले गए। अस्थायी रूप से हफ्तों से महीनों तक खिंचता रहा, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। मेरी मुलाकातें लगातार तनावपूर्ण होती गईं। डाइनिंग रूम की मेज, जो कभी सिर्फ असहज बातचीत का अड्डा हुआ करती थी, अब निष्क्रिय आक्रामक टिप्पणियों और जबरदस्त दुश्मनी का अखाड़ा बन गई। जेरेमी सोफे पर पसर जाता, मुश्किल से मुझे पहचानता। हीथर उन सभी तरीकों का जिक्र करती जो जिंदगी ने हाल ही में उसके साथ बेईमानी की थी। मेरे माता पिता बीच बचाव करते और अपनी शिकायतें भी उसमें जोड़ देते। उनका कर्ज चुकाने के 3 महीने बाद मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं एक मंगलवार की शाम को अचानक वहां रुका था ताकि माँ के लिए एक बड़े बेकरी ऑर्डर के लिए ज़रूरी खास सामग्री पहुंचा सकूं। घर खाली लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने पैकेट किचन काउंटर पर रखा, पीछे के ऑफिस से आवाज़ें आने लगीं। मैं छुपकर सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे नाम ने मेरा ध्यान खींचा। समस्या यह है कि कैसेंड्रा समझ ही नहीं पा रही है कि हालात कितने मुश्किल हैं, पिताजी कह रहे थे। ये बंधक भुगतान तो मदद कर रहे हैं, लेकिन व्यावसायिक ऋण हमें मार रहा है। कौन सा व्यवसाय ऋण? मैंने किसी अतिरिक्त वित्तीय परेशानी के बारे में नहीं सुना था। हमें हीथर और जेरेमी के लिए सहहस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे। माँ की आवाज़ थकी हुई लग रही थी, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि लैंडस्केपिंग का व्यवसाय चल निकलेगा। मैं स्तब्ध रह गई और सारी बातें जोड़ने लगी। मेरे माता पिता ने मेरी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के लिए एक बिजनेस लोन पर सहहस्ताक्षर किए थे। एक ऐसी जानकारी जो मेरे द्वारा काफ़ी आर्थिक मदद के बावजूद किसी ने मुझे नहीं बताई थी। मैं बिना अपना परिचय दिए ही वहां से निकल गया। मन में सवालों की बाढ़ आ गई। उस शाम हुई खोजबीन से सच्चाई सामने आई। 6 महीने पहले जेरेमी ने हीथर को यकीन दिलाया था कि वह एक सफल लैंडस्केपिंग व्यवसाय शुरू कर सकता है।
इस क्षेत्र या व्यवसाय प्रबंधन का कोई अनुभव न होने के बावजूद उन्होंने एक LLC बनाया और $50,000 का ऋण लिया। मेरे माता पिता से हस्ताक्षरकर्ता थे। व्यवसाय 3 महीने के भीतर ही विफल हो गया, जिससे मेरे माता पिता अपने मौजूदा संघर्षों के अलावा कर्ज के लिए भी जिम्मेदार हो गए। मुझे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन मुझे तो बस हड्डियों तक थकान महसूस हो रही थी। अगले रविवार रात के खाने पर मैं एक सोची समझी योजना लेकर पहुंचा। मैं बिजनेस लोन चुकाने में भी मदद करूंगा, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी पतली हो जाएगी, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। बदले में मैं चाहता था कि हीथर और जेरेमी वित्तीय साक्षरता की कक्षाएं लें और एक पुनर्भुगतान योजना बनाएं, भले ही रकम छोटी ही क्यों न हो। प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी मुझे उम्मीद थी। कृतज्ञता या शर्मिंदगी के बजाय मेरे प्रस्ताव का बचावात्मक रुख से स्वागत किया गया। हीथर ने मुझ पर उसकी जिंदगी पर नियंत्रण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। जेरेमी ने सुझाव दिया कि चूंकि मेरे पास बहुत कुछ है, इसलिए अपनी सफलता के बारे में ज्यादा बताना परिवार के लिए कम से कम मैं तो कर ही सकता हूँ। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मेरे माता पिता ने उनका साथ दिया। कैसेंड्रा, तुम समझ नहीं सकती कि उन पर कितना दबाव है, माँ ने हीथर का हाथ थपथपाते हुए कहा। वे छोटे हैं और अभी भी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई तुम्हारे जितना स्वाभाविक रूप से अनुशासित नहीं हो सकता। मैं सोच रहा था कि 30 साल की उम्र आर्थिक रूप से जिम्मेदार होने के लिए बहुत कम हो गई है, लेकिन मैंने यह बात अपने तक ही सीमित रखी। मैंने अपनी पेशकश में बदलाव किया, शर्तें हटा दी और बस मदद का हाथ बढ़ाया। सभी संतुष्ट लग रहे थे, हालांकि माहौल तनावपूर्ण बना रहा। जब मैं जा रहा था, मैंने जेरेमी के साथ रसोई में पिताजी की बातें सुनी। वह निश्चित रूप से और भी मदद कर सकती थी। वह जो कमाती है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति पर कोई खास असर नहीं पड़ता। ये शब्द मुझे जितना मैं कहना चाहूँ उससे कहीं ज्यादा चुभ गए। मेरी मासिक आय का लगभग 40% हिस्सा मॉर्गेज भुगतान और ऋण सहायता से आता था। मैंने घर खरीदने की अपनी योजना को टाल दिया था और एक से ज्यादा बार अपने आपातकालीन कोष से पैसे निकाले थे, लेकिन उनकी नज़र में यह कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। आखिरी मोड़ एक आम मंगलवार को आया। मैं एक कॉन्डो खरीदने के लिए आवेदन करते समय अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देख रहा था। परिवार की आर्थिक मदद करने की आर्थिक तंगी के बावजूद मैंने डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त बचत कर ली थी और प्रॉपर्टी मेरे बजट में फिट होने लायक थी। मुझे जो पता चला, उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पिछले 4 महीनों में मेरे नाम पर 3 क्रेडिट कार्ड खोले गए थे, ऐसे कार्ड जिनके लिए मैंने न कभी आवेदन किया था, न कभी प्राप्त किया था, न ही कभी इस्तेमाल किया था। दिए गए पते मेरे माता पिता के घर के अलग अलग पते थे। बकाया राशि लगभग $20,000 थी। मेरा पहला ख्याल किसी अजनबी द्वारा पहचान की चोरी का था। मैंने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करानी शुरू कर दी, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड कंपनी ने खातों से जुड़ा फ़ोन नंबर बताया तो मैं स्तब्ध रह गया। यह हेदर का कक्ष था। हकीकत मानो किसी भारी बोझ की तरह टूट पड़ी। मेरी अपनी बहन ने मेरी पहचान चुरा ली थी, फर्जी खाते खोले थे और मेरे नाम पर कर्ज ले लिया था। प्रतिनिधि ने जो खरीदारी बताई थी, वो साफ तौर पर जरूरी नहीं थी। डिजाइनर कपड़े, महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान, बीच रिसॉर्ट्स में वीकेंड की छुट्टियां। बाकी दिन मैं अविश्वास, क्रोध और दिल टूटने के बीच उलझी रही। यह कोई गलतफहमी या प्राथमिकताओं का टकराव नहीं था। यह एक पूर्वनियोजित धोखाधड़ी थी, एक ऐसा अपराध जो मेरे आर्थिक भविष्य को बर्बाद कर सकता था, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया जिसका खून मेरा है, जिसे पालने में मैंने मदद की थी, जिसके लिए मैंने बार बार त्याग किया था। रविवार का खाना आया और मैं यंत्रवत ढंग से काम करने लगी। मैं हमेशा की तरह शराब की बोतल ले आई, माँ के खाने की तारीफ की, मौसम के बारे में छोटी मोटी बातें की, और यह सब करते हुए क्रेडिट कार्ड के छपे हुए स्टेटमेंट मेरे पर्स में छेद कर रहे थे। जब मिठाई परोसी गई तो मैंने ये बातें अपनी बची हुई सेब पाई के पास मेज पर रख दीं। मैंने न तो चिल्लाया और न ही आरोप लगाया। मैंने बस पूछा, क्या कोई मुझे ये समझा सकता है? उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह कानफोड़ू था। माँ पहले तो उलझन में दिखीं, फिर कागजात देखते हुए उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। पिताजी ने अपना चश्मा उतारा, उसे बेवजह साफ किया और मेरी नज़रों से नज़र मिलाए बिना ही उसे वापस लगा दिया। हीथर अपनी प्लेट को घूर रही थी, अचानक उसकी पाई की परत देखकर मोहित हो गई। जेरेमी अकेला था जिसने आंखों से संपर्क बनाए रखा, उसके चेहरे पर एक हिसाब किताब वाला भाव था। हेदर ने अंततः कहा,
यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। कैसी? यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मैं सोच रहा हूँ, मैंने अपनी आवाज़ स्थिर रखते हुए जवाब दिया। मेरी जानकारी या सहमति के बिना मेरे नाम पर क्रेडिट कार्ड खोले गए। यह पहचान की चोरी है। यह क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी है। यह एक अपराध है। ओह प्लीज, जेरेमी ने उपेक्षापूर्ण लहर के साथ बीच में कहा। इतना नाटक मत करो। यह परिवार की मदद करना है। तुम तो हमेशा मदद की ही बात करते हो। मेरे माता पिता की प्रतिक्रिया ने मुझे सचमुच चौंका दिया। अपनी छोटी बेटी के किए पर दुख व्यक्त करने के बजाय वे बहाने बनाने लगे। हीथर इन दिनों बहुत दबाव में है, माँ ने मेज के उस पार मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। इससे पहले कि वह मुझे छू पाती, मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वे बस बिजनेस में आई गिरावट के बाद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, पिताजी ने आगे कहा। वे तो तुम्हारे ध्यान में आने से पहले ही सारा पैसा चुकाने की योजना बना रहे थे। उनकी ओर देखा। ये वे लोग थे जिन्होंने मुझे पाला था, जिन्होंने मुझे सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाया था। अब वे आपराधिक व्यवहार को उचित ठहरा रहे थे, क्योंकि ऐसा करना हीथर को जवाबदेह ठहराने से कहीं अधिक आसान था। मेरे अंदर कुछ बुनियादी बदलाव हुआ। तो तुम्हें पता था? मैंने सीधे अपने माता पिता की तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हें पता था कि उसने मेरी पहचान चुरा ली है और तुमने कुछ नहीं कहा? उनकी चुप्पी ही पर्याप्त पुष्टि थी। मैं हेदर की ओर मुड़ा, जिसने आखिरकार अपनी प्लेट से ऊपर देखा था। उसकी शुरुआती शर्म की जगह अब अवज्ञा ने ले ली थी। तुम मेरे ऋणी थे, उसने ऊंची आवाज में कहा। तुम अपनी बेहतरीन नौकरी और बेहतरीन जिंदगी के साथ हमेशा हम पर रौब जमाते हुए दिखाते हो कि तुम कितनी कामयाब हो। मैंने कब कभी तुम पर हुक्म चलाया है? मैंने सचमुच उलझन में पड़कर पूछा। मैं सालों से इस परिवार की आर्थिक मदद करता रहा हूँ। बिल्कुल सही। वह भड़क उठी और मेज पर जोर से हाथ पटका, जिससे बर्तन खड़खड़ा गए। तुम पैसे लेकर आते हो और हम सबको दान का सामान समझ बैठते हो। तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बहुत बेहतर हो। हेदर, यह उचित नहीं है, माँ ने कहना शुरू किया, लेकिन उनका विरोध कमजोर और अविश्वसनीय था। नहीं, उसे अपनी बात पूरी करने दो, मैंने कहा। मेरे ऊपर एक अजीब सी शांति छा गई, क्योंकि मेरी बहन के अंदर से वर्षों का आक्रोश बाहर आ रहा था। हेदर गुस्से से लाल होकर खड़ी हो गई। तुम्हारी पदोन्नति, नई कार और बिना मांगे लगातार मदद का दिखावा करने से पहले सब कुछ ठीक था। तुम गायब क्यों नहीं हो जाती? तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे उम्मीद थी कि मेरे माता पिता हस्तक्षेप करेंगे, यह बताने के लिए कि मदद करने की कोशिश करने, कड़ी मेहनत करने और ठीक वही करने के लिए जो उन्होंने मुझे करने के लिए पाला था। मुझे दोषी ठहराना कितना बेतुका है। इसके बजाय वे असहज चुप्पी साधे बैठे रहे। पिताजी अपने हाथों को घूर रहे थे। माँ अपनी दोनों बेटियों के बीच बेचैनी से देख रही थी। फिर माँ बोली, ऐसे शब्द जो सब कुछ बदल देंगे। कैसेंड्रा, शायद हीथर की बात सही है। तुम अपनी सफलता से थोड़ी अभिभूत हो सकती हो। तुम्हारे साये में रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और तुम हमेशा नियमों और चीज़ों को सही तरीके से करने के मामले में बहुत सख्त रहती हो। परिवार तो इससे भी ज्यादा जटिल है। पिताजी ने सहमति में सिर हिलाया। तुम अपनी बहन की स्थिति को ज्यादा समझ सकती हो। हर किसी को तुम्हारे जैसे फायदे नहीं मिलते। फायदे? मैंने अविश्वास से दोहराया। कौन से फायदे? मेरे पास जो कुछ भी है, उसके लिए मैंने मेहनत की है। हीथर की मदद करने के लिए मैं अपने मनपसंद स्कूल जाने के बजाय घर के पास ही रहा। मैंने तुम्हें हजारों डॉलर दिए हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक कार खरीदी है। और अब मुझे ही दोषी ठहराया जा रहा है क्योंकि हीथर ने धोखाधड़ी की है। तुम हमेशा हर बात को इतना काला सफेद बना देते हो, हीथर ने झल्लाकर कहा। यही तुम्हारी समस्या है। तुम यह नहीं समझ पाते कि जब परिवार की बात आती है तो कभी कभी नियमों को तोड़ना पड़ता है। मैंने मेज के चारों ओर उन लोगों को देखा जिनका डीएनए मेरे जैसा था, लेकिन अचानक मुझे अजनबी सा महसूस हुआ। उनकी आंखों में मैंने सच्चाई देखी। उनके लिए मैं कोई बेटी या बहन नहीं थी जिसने त्याग और योगदान दिया हो। मैं एक संसाधन थी जिसका इस्तेमाल किया जाना था, हीथर की खुशी में एक बाधा और अब उनके नैतिक समझौते की एक असुविधाजनक गवाह। मैंने आगे कोई बहस या अपना बचाव नहीं किया। कोई मतलब नहीं था। स्पष्टता के उस पल में मुझे एहसास हुआ कि कोई भी शब्द हमारे बीच के बुनियादी अलगाव को नहीं पाट सकता। मैं बस खड़ा हुआ, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इकट्ठा किया और दरवाजे की ओर चला गया।
क्या तुम सचमुच भोजन के बीच में ही जा रहे हो? माँ ने मुझे पीछे से पुकारा। उनकी आवाज में वही अपराधबोध भरा स्वर था जो उन्होंने बचपन में इस्तेमाल किया था। हाँ, मैंने बिना मुड़े जवाब दिया। मैं सचमुच जा रहा हूँ। घर का सफर धुंधला सा गुजरा। मेरे चेहरे पर आंसू चुपचाप बह रहे थे, नाटकीय सिसकियां नहीं, बल्कि शोक का शांत रोना। मैं उस परिवार के लिए शोक मना रही थी जो मुझे लगता था कि मेरा है, वे लोग जिन्हें मैं अपने माता पिता और बहन मानती थी। सबसे बढ़कर मैं उस इंसान के लिए शोक मना रही थी जो मैं थी, एक कर्तव्यनिष्ठ बेटी जिसने अपना पूरा जीवन पारिवारिक जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं के इर्द गिर्द रचा था। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर मैंने भावनात्मक उथल पुथल के बावजूद व्यवस्थित और सटीक तरीके से काम किया। सबसे पहले मैंने तीनों क्रेडिट कार्ड कंपनियों को धोखाधड़ी की सूचना देने और खाते बंद करने के लिए फ़ोन किया, और यह भी स्पष्ट कर दिया कि ज़रूरत पड़ने पर मैं उन पर मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा। इसके बाद मैंने अपना क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दिया ताकि कोई और खाता न खुले। अंत में मैंने आगे की सुरक्षा के लिए एक वकील दोस्त से सलाह ली। व्यावहारिक कामों में मेरे हाथ व्यस्त रहे, जबकि मेरा दिमाग उस घटना की गंभीरता पर विचार कर रहा था। मेरे फ़ोन पर बार बार मेरे परिवार के मैसेज और कॉल आ रहे थे, लेकिन मैंने बिना पढ़े या जवाब दिए उसे बंद कर दिया। वे जो भी सफाई या आरोप लगाना चाहते थे, वे बाद में दे सकते थे। मुझे स्पष्ट रूप से सोचने के लिए समय चाहिए था। अगली सुबह मैंने 3 साल में पहली बार काम पर बीमार होने का बहाना बनाया। मेरे बॉस इस असामान्य अनुरोध से चिंतित होकर मुझे आश्वस्त किया कि मेरे पास काफ़ी निजी दिन जमा है और मैं जितना समय चाहूँ ले सकता हूँ। पूरा दिन मैंने गहन योजनाएं बनाते हुए और भारी दुख में डूबे हुए बिताया। शाम तक मैंने 3 फैसले ले लिए थे। 1, मैं अपने परिवार को मिलने वाली सभी वित्तीय सहायता तुरंत बंद कर दूंगा। स्वचालित बंधक भुगतान रद्द कर दिए गए हैं और मैंने अपने माता पिता के बैंक को इस बदलाव के बारे में सूचित कर दिया है। 2, मैं यह समझने के लिए थेरेपी की तलाश करूंगी कि मैं इस असंक्रमित गतिशीलता में कैसे फंस गई। 3, मैं परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से संपर्क तोड़ दूंगा। मैंने अपने माता पिता को एक ही मैसेज भेजा, जो हुआ उसे समझने के लिए मुझे समय चाहिए। कृपया कुछ समय के लिए मुझसे संपर्क न करें। जब मैं तैयार हो जाऊंगी तब संपर्क करूंगी। फिर मैंने उनके नंबर ब्लॉक कर दिए, हीथर और जेरेमी के साथ साथ। यह कार्रवाई एक साथ मुक्तिदायक और भयावह महसूस हुई। उस रात मेरी दोस्त अमांडा मेरे पास आई, मेरे लिए कुछ खाने का सामान और एक सहानुभूतिपूर्ण कान लेकर। जब मैंने उसे सारी घटनाएं सुनाईं, तो उसके चेहरे पर मेरे लिए हैरानी से लेकर आक्रोश तक का भाव गया। कैसी, उन्होंने जो किया वो सिर्फ गलत ही नहीं, गैरकानूनी भी है, उसने जोर देकर मुझे एक और टिश्यू पेपर देते हुए कहा। और जिस तरह से उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, ये तो बिल्कुल गैसलाइटिंग है। मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल बात यह समझना है कि यह कोई नई बात नहीं है, मैंने स्वीकार किया। यही हमारी पूरी जिंदगी की गतिशीलता रही है। बस मैं इसे अब तक साफ तौर पर नहीं समझ पाया था। क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो और सबसे अच्छा मानना चाहते हो, अमांडा ने धीरे से जवाब दिया। यह कोई चरित्र दोष नहीं है, यह इंसानियत है। अगले कुछ दिनों में एक नई दिनचर्या स्थापित हो गई। सुबह की शुरुआत जर्नलिंग से होती थी, उन विचारों और यादों को उकेरना जो अचानक पीछे मुड़कर देखने पर अलग लगते थे। दोपहर काम के लिए होती थी, जहां मैं नए सिरे से कोडिंग प्रोजेक्ट्स में जुट जाता था। शामें अमांडा और उन दूसरे दोस्तों से जिन्हें मैंने परिवार को प्राथमिकता देते हुए नज़रअंदाज कर दिया था, के साथ बातचीत और पारिवारिक आघात में विशेषज्ञता रखने वाले चिकित्सकों पर शोध करने के बीच बीतती थीं। इस टकराव के एक हफ्ते बाद मैंने डॉक्टर मार्लिन फॉस्टर के साथ अपना पहला थेरेपी सेशन लिया, जो 50 साल की एक दयालु महिला थीं, जिनकी नजरें दयालु और व्यवहार में सीधापन था। उनके आरामदायक दफ्तर में हल्की रोशनी, बिना घड़ियों के, मैंने अपने पारिवारिक रिश्तों के उलझे हुए इतिहास को सुलझाया। ऐसा लगता है जैसे आप अपने जीवन के ज्यादातर समय परिवार के लिए बलि का बकरा और साथ ही रक्षक भी रहे हैं, उन्होंने हमारे दूसरे सत्र के दौरान कहा। यह भूमिका निभाना असंभव है। मैंने इस बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था, मैंने स्वीकार किया। मैंने तो बस यही सोचा था कि मैं वही कर रही हूँ जो कोई भी अच्छी बेटी और बहन करती। डॉक्टर फॉस्टर के सत्र मेरे रोजाना के भावनात्मक तूफान में एक सहारा बन गए। उनके मार्गदर्शन से मुझे वे पैटर्न समझ आने लगे जो मैं पहले नहीं देख पाया था। कैसे हीथर की परेशानियां हमेशा मेरी उपलब्धियों से मेल खाती थीं,
कैसे मेरे माता पिता मुझसे समस्याओं का समाधान करने की उम्मीद करके इस गतिशीलता को मजबूत करते थे, जबकि हीथर को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराते थे। कैसे मैंने इस विश्वास को आत्मसात कर लिया था कि मेरा मूल्य इस बात से जुड़ा है कि मैं क्या प्रदान कर सकता हूँ, न कि मैं कौन हूँ। परिवार से संपर्क के गुजरे 3 हफ्ते गहन आत्मखोज, दर्दनाक एहसास और धीरे धीरे ठीक होने के। मैंने अपने माता पिता को अपनी आपातकालीन संपर्क सूची से हटा दिया, अपने पासवर्ड और सुरक्षा प्रश्न बदल दिए और बोस्टन के एक अलग हिस्से में कॉन्डो की खोज शुरू कर दी, पहली बार यह सोचकर कि भौगोलिक दूरी मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो सकती है। इस अवधि के दौरान मैंने अपने उन हिस्सों से भी संपर्क स्थापित किया जिन्हें मैंने उपेक्षित कर दिया था। मैं एक स्थानीय पुस्तक क्लब में शामिल हुई, ऐसा कुछ जो मैं हमेशा से करना चाहती थी लेकिन कभी प्राथमिकता नहीं दी। एक पेंटिंग क्लास में भाग लिया, पूर्णता के बिना सृजन में ध्यानात्मक आनंद की खोज की और सहकर्मियों के साथ रात्रि भोज किया। ऐसी मित्रता का निर्माण किया जो पहले केवल काम तक ही सीमित थी। मेरे अपार्टमेंट का भी रूप बदलने लगा। मैंने बचपन की यादगार चीज़ों के डिब्बे हटा दिए और सिर्फ वही चीज़ें रखीं जो मुझे सच्ची खुशी देती थीं, कोई बाध्यता नहीं। पारिवारिक छुट्टियों की तस्वीरों की जगह ऐसी कलाकृतियां रखीं जो मुझसे बात करती थीं। वह जगह शायद पहली बार सचमुच मेरी हो गई। अमांडा ने शनिवार की मुलाकात के दौरान इस बदलाव को महसूस किया। तुम कुछ हल्के लग रहे हो, उसने कहा जब हम मेरी छोटी सी बालकनी में कॉफी पी रहे थे। जैसे तुमने वह बोझ उतार दिया हो जिसे तुम हमेशा से ढो रहे थे। मुझे लगता है कि मेरे पास है, मैंने अपनी सच्ची मुस्कान से आश्चर्यचकित होकर सहमति जताई। मुझे अब भी संदेह और दुख के क्षण आते हैं, लेकिन अब वे कम विनाशकारी हैं। छुट्टियों के लिए धन का क्या होगा? अमांडा ने पूछा, उस बचत खाते का जिक्र करते हुए जो मैंने वर्षों से बना रखा था, जिसे जापान की एक स्वप्निल यात्रा के लिए रखा था, जिसे मैं पारिवारिक दायित्वों के कारण बार बार स्थगित कर देता था। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, मैंने जवाब दिया, और बोलते बोलते मेरा फैसला साफ हो गया। मैं इसे अगले बसंत के लिए बुक कर लूंगा। उस दोपहर मैंने बुकिंग करवाई। जापान में 2 हफ्ते, प्राचीन मंदिरों और आधुनिक शहरों की सैर, एक ऐसी संस्कृति का अनुभव जिसका मैंने दूर से अध्ययन तो किया था, लेकिन जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखने की कभी उम्मीद नहीं की थी। पुष्टिकरण ईमेल ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए, दुख के नहीं, बल्कि संभावना के। याददाश्त में पहली बार मैं अपनी जिंदगी दूसरों की जरूरतों के बजाय अपने सपनों के इर्द गिर्द रच रही थी। बिना किसी संपर्क के 3 हफ्ते मेरे लिए गहरे बदलाव का दौर बन गए। डॉक्टर फॉस्टर के साप्ताहिक सत्र मेरे लिए एक आश्रय स्थल बने रहे, जहां मैं बिना किसी निर्णय के अपने परिवार के बारे में अपनी भावनाओं का अन्वेषण कर सकती थी। शुरुआती सदमा और चोट धीरे धीरे कुछ ज्यादा सूक्ष्म रूप ले चुकी थी, बिना किसी बहाने के समझ, बिना किसी डूबे हुए दुख। मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा जूझ रही हूँ, मैंने एक सेशन के दौरान स्वीकार किया, वो ये है कि सब कुछ होने के बावजूद मैं अब भी उनसे प्यार करती हूँ। क्या ये पागलपन है? उन्होंने जो किया उसके बाद? डॉक्टर फॉस्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, प्यार कोई ऐसा नल नहीं है जिसे हम आसानी से बंद कर सकें, खासकर परिवार के साथ। चुनौती यह है कि इस प्रक्रिया में अपनी भलाई से समझौता किए बिना उनसे प्यार करने का तरीका कैसे खोजा जाए। यही संतुलन मेरा ध्यान केंद्रित करने लगा। मैंने अपने परिवार से प्यार करने और उनके विनाशकारी व्यवहार को बढ़ावा देने के बीच, उनके कल्याण की परवाह करने और उसकी जिम्मेदारी लेने के बीच, और अच्छे समय को याद रखने और बुरे समय को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने के बीच अंतर करना सीखा। अलगाव के व्यावहारिक पहलू भावनात्मक पहलुओं से ज्यादा आसान थे। मैंने अपने माता पिता को पहले जो पैसा भेजा था, उसे अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल किया, सेवानिवृत्ति योगदान बढ़ाया, एक बड़ा आपातकालीन कोष बनाया। मैंने पहचान सुरक्षा सेवाओं पर शोध किया और अपने वित्तीय खातों में सुरक्षा उपाय जोड़े। मैंने अपने वकील के साथ एक वसीयत भी तैयार की, जिसमें परिवार के सदस्यों को लाभार्थियों से हटा दिया गया और मेरे मूल्यों के अनुरूप चैरिटी संस्थाओं को नामित किया गया। पेशेवर तौर पर इस अवधि ने अप्रत्याशित प्रगति ला दी। पारिवारिक ड्रामे के निरंतर क्षय से मुक्त होकर मेरी रचनात्मक ऊर्जा खिल उठी। मैंने हमारे प्रमुख उत्पाद के लिए एक अभिनव विशेषता प्रस्तावित की, जिसे कंपनी की कार्यकारी टीम ने सराहा। मेरे बॉस ने मुझे 1 वर्ष के भीतर निदेशक स्तर पर पदोन्नति मिलने की संभावना बताई। सबसे चौंकाने वाली बात मेरे स्थानीय कॉफी शॉप के एक सामुदायिक बुलेटिन बोर्ड से मिली,
एक विज्ञापन जिसमें वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों के लिए एक सप्ताहांत कोडिंग कार्यशाला के लिए स्वयंसेवकों की आवश्यकता का विज्ञापन था। अचानक मैंने नामांकन कर दिया। पहले शनिवार की कार्यशाला में मुझे 13 से 16 साल की 12 लड़कियों से मिलवाया गया। हर एक अपनी तरह की प्रतिभाशाली थी, लेकिन अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए संसाधनों और प्रोत्साहन की कमी थी। जब मैंने एक दृढ़निश्चयी 14 साल की लड़की को उसका पहला प्रोग्राम डीबग करने में मदद की और जब प्रोग्राम आखिरकार चला तो उसके चेहरे पर चमक देखी तो मेरे अंदर कुछ बदलाव आया। स्वस्थ दान देने का अनुभव ऐसा ही होता है, मैंने महसूस किया। बिना थके कौशल और समर्थन प्रदान करना, बिना नाराजगी के विकास को देखना, कृतज्ञता या प्रत्युत्तर की अपेक्षा किए बिना योगदान करना। मैं एक नियमित स्वयंसेवक बन गया और अंततः अपने पेशेवर नेटवर्क के माध्यम से कार्यक्रम के समन्वय और अतिरिक्त धन जुटाने में मदद की। इस काम ने एक ऐसी चीज पूरी की जो पारिवारिक दायित्वों में कभी नहीं होती, आपसी सम्मान पर आधारित एक सच्चा रिश्ता, न कि अपराध बोध या छलकपट पर। नई दोस्तियां भी पनपीं, न सिर्फ अमांडा के साथ जो संकट के दौरान मेरे साथ खड़ी रही, बल्कि उन सहकर्मियों के साथ भी जो मेरी हाइकिंग साथी बन गईं, बुक क्लब के सदस्य जो रहस्य उपन्यासों के प्रति मेरे प्रेम को साझा करते थे, और साथ ही स्वयंसेवकों के साथ भी जो मार्गदर्शन के आनंद को समझते थे। पहली बार मैंने साझा रुचियों और मूल्यों के आधार पर रिश्ते बनाए, न कि दायित्व या निकटता के आधार पर। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, मैंने अपनी पुरानी जिंदगी के आखिरी निशान मिटा दिए। यह एक दर्दनाक और मुक्तिदायक प्रक्रिया थी। बचपन की हर याद के लिए एक विकल्प की जरूरत थी। क्या मैं उसे सिर्फ अपने लिए संजो कर रखूं या किसी मजबूरी के चलते उसे छुपा रहा हूं? फोटो एल्बम, रिपोर्ट कार्ड, प्राथमिक स्कूल की कलाकृतियां, सबकी इसी जांच पड़ताल से गुजरी। कुछ चीजें आसानी से फेंक दी गईं, सिर्फ मुश्किल यादों से जुड़ी थीं। कुछ ने सच्ची मुस्कान दी और मेरी नई जिंदगी में जगह बनाई। सबसे मुश्किल वो थे जिनमें मिलीजुली भावनाएं थीं, जैसे वो हाथ से बुना हुआ स्वेटर जो माँ ने मेरे कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए बनाया था। मैंने उसे अंत तक संभाल कर रखा, यह मानते हुए कि जटिल रिश्तों में भी सच्चे प्यार के धागे बंध सकते हैं। जापान यात्रा की योजना बनाना मेरे बदलाव का प्रतीक बन गया। हर शाम मैं यात्रा के एक नए पहलू पर शोध करता था। रयोकान में रहने की जगहें, टोक्यो के छिपे हुए इलाके, स्थानीय व्यंजन। मैं भाषा सीखने वाले समूहों में शामिल हुआ, बुनियादी मुहावरों और रीति रिवाजों में महारत हासिल की। इस लंबे समय से टाले जा रहे सपने की प्रत्याशा ने मुझे संदेह के कठिन क्षणों में सहारा दिया। एक खास तौर पर महत्वपूर्ण कदम मेरे माता पिता के घर में मेरे बचपन के बेडरूम से जुड़ा था। मैंने सालों से वहां बहुत सारी चीजें छोड़ी थीं, ऐसी चीजें जो मेरे अपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी थीं या मेरे अतीत से इतनी जुड़ी थी कि उन्हें दिखाना मुश्किल था, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण कि उन्हें फेंकना मुश्किल था। डॉक्टर फोस्टर के प्रोत्साहन से मैंने एक मूविंग कंपनी को काम पर रखा ताकि जब मेरा परिवार बाहर हो तो वे चीजें ले जा सकें, और एक विनम्र लेकिन सख्त नोट लिखकर छोड़ दिया जिसमें मैंने इस कदम के बारे में बताया। अगले दिन बक्से मेरे अपार्टमेंट में पहुंच गए। उन्हें छांटना एक चिकित्सीय अनुष्ठान बन गया, यह तय करना कि क्या रखना है, दान करना है या फेंकना है। हाई स्कूल की पत्रिकाएं, शैक्षणिक पुरस्कार, वह घिसापिटा भरवां भालू जिसने मेरे बचपन के आंसू और जीतें देखी थी, हर चीज मेरे इतिहास के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करती थी जिसे मैं अब अपनी शर्तों पर पुनः प्राप्त कर रही थी। इस प्रक्रिया के दौरान एक एहसास गहरा हुआ, जिस परिवार के लिए मैंने इतना त्याग किया था वह हकीकत से ज्यादा मेरी कल्पना में था। मैं एक विचार के प्रति वफादार था, एक उम्मीद कि हम क्या बन सकते हैं, बल्कि यह साफ तौर पर देखने के बजाय कि हम क्या थे। सच्चाई ने मुझे दुख पहुंचाया, लेकिन इसने मुझे असंभव उम्मीदों से भी आज़ाद किया, उनसे और खुद से भी। जैसे जैसे बिना संपर्क के 3 महीने पूरे होने वाले थे, मुझे एक ऐसी तैयारी का एहसास हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। जरूरी नहीं कि सुलह के लिए, बल्कि आगे जो भी हो उसके लिए। मैंने एक ऐसा जीवन बनाया था जो सचमुच मेरा था, मेरे मूल्यों और पसंद पर टिका था, दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं। मैंने सीमाएं तय की थीं और उन्हें बनाए रखने की ताकत पाई थी। मेरे परिवार के साथ चाहे जो भी हो, मैं अब उस प्रक्रिया में खुद को नहीं खोऊंगी। उनके नंबर अनब्लॉक करने की योजना बनाने से एक रात पहले मैं अपनी बालकनी में खड़ा बोस्टन के क्षितिज को देख रहा था। शहर की रोशनियां बंदरगाह पर पड़ रही थीं। मुझे गहरी शांति का एहसास हुआ, उस दर्दनाक जागृति के लिए आभारी था जिसने मुझे सच्चे विकास की ओर अग्रसर किया था। कल चाहे जो भी हो,
मैं उस व्यक्ति के रूप में उसका सामना करने के लिए तैयार था जो मैं बन गया था, न कि उस व्यक्ति के रूप में जिसे बनने के लिए मुझे प्रशिक्षित किया गया था। सुबह अप्रत्याशित बोझ लेकर आई। मैं नींद में लड़खड़ा रहा था, सपने टकराव और सुलह दोनों से भरे थे। बिस्तर पर बैठे बैठे फोन हाथ में लिए मैंने गहरी सांस ली और परिवार के नंबर अनब्लॉक कर दिए। कुछ ही सेकंड में नोटिफिकेशन अलर्ट दिखाई देने लगे। पिछले दिन की 14 मिस्ड कॉल, माँ की 5, पिताजी की 4, हीथर की 3, जेरेमी की 2। मेरा अंगूठा वॉइसमेल आइकन पर मंडरा रहा था। मुझे झिझक हो रही थी। डॉक्टर फोस्टर और मैंने इस पल पर विस्तार से चर्चा की थी। मेरे पास एक योजना थी, सीमाएं तय थीं और जवाब देने का अभ्यास था। फिर भी जैसे ही मैंने प्ले बटन दबाया और फोन स्पीकर पर रखा, मेरी धड़कनें तेज हो गईं। पहले संदेश अनुमानतः आरोपात्मक थे। कैसेंड्रा, यह चुप रहना बिल्कुल अनुचित है। माँ की आवाज़ गुस्से से भर गई। हमें क्रेडिट कार्ड की बात बड़ों की तरह करनी चाहिए। मुझे तुरंत फोन करो। पिताजी का संदेश भी कुछ ऐसा ही था। तुम्हारी माँ तुम्हारे व्यवहार से बहुत परेशान है। चाहे तुम्हारी कोई भी समस्या हो, परिवार से नाता तोड़ लेना कोई हल नहीं है। हम अभी भी तुम्हारे रविवार के खाने को छोड़कर चले जाने के लिए माफी का इंतजार कर रहे हैं। हीथर का पहला संदेश परिचित चालाकी से भरा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम बिना किसी बात के इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं उन कार्डों का भुगतान अंततः कर ही देती। तुम बस मुझे फिर से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उनकी बात सुनी और मुझे लगा कि उनमें मेरी भावनाओं के प्रति कोई जवाबदेही या सच्ची चिंता नहीं है। लेकिन बाद के संदेशों का स्वर बदल गया, क्योंकि मेरी लगातार चुप्पी ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। कैसेंड्रा, मम्मी फिर आ गईं। हमें तुम्हारी चिंता होने लगी है। कम से कम हमें तो बताओ कि तुम ठीक हो। पिताजी के तीसरे संदेश में चिंता का एक अनजाना सा भाव था। कैसी, कृपया हमें फोन करें। बैंक ने हमें बंधक भुगतान के बारे में संपर्क किया है। हमें बात करनी है। अंतिम संदेशों में आक्रोश की जगह पूरी तरह से हताशा ने ले ली थी। कैसेंड्रा, बैंक घर पर कब्जा कर रहा है। माँ की आवाज़ आंसुओं से भर गई। हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। प्लीज़ हमें फ़ोन करो। हमें हर बात का अफसोस है। हमें तुम्हारी ज़रूरत है। आखिरी संदेश खत्म होने के बाद मैं चुपचाप बैठी रही और उस भावनात्मक हेरफेर को समझने की कोशिश करती रही जो एक वास्तविक संकट से जुड़ा हुआ लग रहा था। पुराना मैं तुरंत वापस फ़ोन करता, समस्या का समाधान करने के लिए दौड़ता, ज़रूरत महसूस होने के सुकून के बदले में आधी अधूरी माफ़ी स्वीकार करता। नया मैं इस जटिलता को पहचान गया और अपनी खुद की उलझी हुई भावनाओं को भी। अपने परिवार को फ़ोन करने के बजाय मैंने डॉक्टर फॉस्टर को फ़ोन किया। स्थिति समझाने के बाद मैंने उनका दृष्टिकोण जानना चाहा। कैसेंड्रा, तुम क्या करना चाहती हो? उसने सवाल मेरी ओर मोड़ते हुए पूछा। यह नहीं कि तुम क्या करने के लिए बाध्य महसूस करती हो, बल्कि यह कि तुम असल में क्या चाहती हो। जवाब देने से पहले मैंने ध्यान से सोचा। मैं नहीं चाहता कि वे अपना घर खो दें। सब कुछ के बावजूद मुझे उनकी भलाई की परवाह है, लेकिन मैं फिर से उन्हीं ढर्रे पर नहीं लौटना चाहता। मुझे जवाबदेही चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें मुझसे कुछ चाहिए। फिर से, यह एक सोची समझी सीमा लगती है, उसने पुष्टि की। शायद इस बात पर विचार करें कि कौन से ठोस कदम आपके प्रति उस जवाबदेही को प्रदर्शित करेंगे। हमारी बातचीत के बाद मैंने अपने निवेशों के बारे में सलाह लेने वाले एक वित्तीय सलाहकार से संपर्क किया। मैंने उसे पूरी स्थिति विस्तार से बताई और पूछा कि क्या वह एक तटस्थ तृतीय पक्ष के रूप में पारिवारिक बैठक में भाग लेने को तैयार होगा। उसने सहमति जताते हुए सुझाव दिया कि हम उसके कार्यालय में मिलें। तटस्थ क्षेत्र महत्वपूर्ण लगा। तभी मैंने अपने माता पिता को संदेश भेजा। मुझे आपके संदेश मिले। मैं कल दोपहर 2 बजे वेस्टब्रुक फाइनेंशियल एडवाइजर्स में इस स्थिति पर चर्चा करने के लिए मिलने को तैयार हूँ। पता 447 बॉयल्स्टन स्ट्रीट है। कृपया जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में खुलकर बात करने के लिए तैयार रहें। जवाब तुरंत आया, हम वहाँ होंगे। धन्यवाद, कैसी। मैंने पूरी शाम तैयारी में बिताई, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। मैंने डॉक्टर फॉस्टर के साथ तय की गई सीमाओं पर पुनर्विचार किया, संभावित हेरफेर के जवाबों का अभ्यास किया और खुद को याद दिलाया कि मदद करने का मतलब अपनी नई नई मिली ताकत को छोड़ देना नहीं है। बंधक वास्तव में पूर्वजप्ती की स्थिति में था। व्यावसायिक ऋण का भुगतान 3 महीने से नहीं किया गया था। क्रेडिट कार्ड का कर्ज,
मेरे नाम के धोखाधड़ी वाले खातों से परे खतरनाक स्तर तक बढ़ गया था। मेरे माता पिता के सेवानिवृत्ति खाते समय से पहले निकासी के कारण खाली हो गए थे, जिससे भारी जुर्माना लग रहा था। जैसे जैसे यह भयावह तस्वीर उभरती गई, मैंने अपने परिवार की प्रतिक्रियाएं देखीं। माँ चुपचाप आंसू पोंछ रही थी, पिताजी मेज की ओर देख रहे थे और कभी कभी मुश्किल बातों पर सिर हिला रहे थे। जैसे जैसे गंभीरता बढ़ती गई, हीथर की उदासीनता निराशा में बदल गई। जेरेमी अकेला अविचलित लग रहा था, उसकी नजरें दरवाजे की ओर दौड़ रही थी, मानो भागने का कोई रास्ता निकाल रहा हो। जब श्री वेस्टब्रुक ने अपनी बात समाप्त की तो वे मेरी ओर मुड़े। कैसेंड्रा ने मुझसे आगे बढ़ने के कुछ संभावित रास्ते बताने को कहा है, लेकिन पहले वह आपके साथ कुछ व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा करना चाहती है। सबकी नजरें मेरी ओर मुड़ गईं। मैंने जो भाषण तैयार किया था वह अचानक अपर्याप्त लगने लगा। इसके बजाय मैंने दिल से बात की। किसी भी आर्थिक मदद पर बात करने से पहले मुझे यह बताना होगा कि क्या हुआ था। हीथर ने मेरी पहचान चुराई और धोखाधड़ी की। आप सभी को इसके बारे में पता था, और न सिर्फ मुझे बताया नहीं, बल्कि जब मुझे पता चला तो मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। इसने हमारे बीच की एक बुनियादी दरार को तोड़ दिया। माँ बीच में ही बोलने लगी, लेकिन मैंने अपना हाथ थाम लिया और दृढ़ता से कहा, मैंने पिछले कुछ महीने अपनी जिंदगी को फिर से बनाने और अपने परिवार के लिए अपनी क्षमता से परे अपनी अहमियत समझने में बिताए हैं। मैं इस तात्कालिक आर्थिक संकट में मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन केवल ऐसी शर्तों के साथ जो आगे चलकर हम सभी की रक्षा करें। पिताजी ने अपना गला साफ किया। कैसी परिस्थितियाँ? पहला, मैं सिप्ती से बचने के लिए बंधक ऋण में मदद करूंगा, लेकिन भुगतान सीधे बैंक को जाएगा, आपके जरिए नहीं। दूसरा, मैं इस शर्त पर व्यावसायिक ऋण में मदद करूंगा कि हीथर और जेरेमी वित्तीय जिम्मेदारी की कक्षाएं लें और मेरे लिए एक पुनर्भुगतान योजना बनाएं, भले ही यह छोटी मासिक राशि ही क्यों न हो। हेदर का रुख सख्त हो गया। तो आप अभी भी सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैंने शांति से उत्तर दिया। मैं ऐसी सीमाएं स्थापित कर रही हूं जो मेरे योगदान और आपकी एजेंसी दोनों का सम्मान करती हैं। मैं ऐसी मदद दे रही हूं जो हानिकारक आदतों को बढ़ावा न दे। तीसरा, हम सभी कम से कम 6 सत्रों के लिए एक साथ पारिवारिक चिकित्सा में भाग लेते हैं। मुझे दोष या सजा में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे जो हुआ उसकी स्वीकृति और आगे चलकर बेहतर रिश्तों के लिए प्रतिबद्धता चाहिए। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह अंतहीन सा लगा। मैंने उनके चेहरों पर भावनाओं को खेलते देखा, प्रतिरोध, हिसाब किताब और अंततः वास्तविकता का अनिच्छुक स्वीकार। माँ ने पहले कहा, जो कुछ हुआ उसके बाद हम आपकी मदद के लायक नहीं हैं, लेकिन हम आभारी हैं कि आप इसे फिर भी पेश कर रहे हैं। यह पहली बार था जब उसने सच्ची स्वीकृति दी थी। मेरे सीने में कुछ कसाव थोड़ा ढीला पड़ गया। श्री वेस्टब्रुक ने हमें व्यावहारिक बारीकियों से रूबरू कराया, भुगतान कार्यक्रम, कक्षा पंजीकरण, चिकित्सक की सिफारिशें। जेरेमी ने बहुत कम योगदान दिया। जवाबदेही को लेकर उसकी बेचैनी हर बदलती नज़र और अनिर्णायक कंधे उचकाने में साफ दिखाई दे रही थी। मुझे लगा कि क्या हीथर के साथ उसका रिश्ता इस नए प्रतिमान में टिक पाएगा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी चिंता का विषय नहीं था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, हमारे बीच एक अजीब सा पल आ गया। परिवार की सामान्य विदाई, गले मिलना, चुंबन अनुचित लग रही थी। इसके बजाय मैंने एक हल्की सी मुस्कान दी और एक साधारण सा कहा, मैं थेरेपी अपॉइंटमेंट्स के बारे में आपसे संपर्क करूंगा। बिल्डिंग के बाहर पार्किंग में हीथर मेरे पास आई। मुझे लगा कि वह गुस्से या चालाकी से काम लेगी, लेकिन उसने धीरे से पूछा, इतना सब होने के बाद भी तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? जवाब देने से पहले मैंने ध्यान से सोचा, क्योंकि आपको तकलीफ सहने देने से जो टूटा है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन विनाशकारी व्यवहार को बढ़ावा देने से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। मैं बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखों में सम्मान की झलक कुछ क्षण के लिए दिखाई दी, फिर वह मुड़ गई। 1 हफ्ते बाद पहला पारिवारिक थेरेपी सत्र उतना ही मुश्किल रहा जितना मैंने सोचा था। पारिवारिक प्रणालियों की विशेषज्ञ डॉक्टर लिडिया मॉर्गन ने दशकों से चली आ रही उलझनों को सुलझाने के लिए एक सुरक्षित लेकिन चुनौतीपूर्ण माहौल तैयार किया। माँ ज्यादातर समय रोती रहीं, पिताजी अपनी भावनाओं के बारे में पहले से कहीं ज्यादा खुलकर बोले, और हीथर कभी रक्षात्मक रुख अपनाती रहीं तो कभी सच्चे पछतावे के भाव। दूसरे सेशन के बाद जेरेमी ने आना बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद हीथर ने घोषणा की कि उनका ब्रेक अप हो गया है।
मैंने बिना किसी सीमा के अपनी नई सीमाओं का ध्यान रखते हुए सहयोग की पेशकश की। प्रति छोटे छोटे क्षणों में हुई नाटकीय सफलताओं के रूप में नहीं। माँ ने फोन करके पूछा कि मैं कैसा कर रहा हूँ, बिना तुरंत कोई अनुरोध किए। पिताजी ने मेरी हाल ही में हुई पदोन्नति पर गर्व व्यक्त किया, बिना मेरी तुलना हीथर से किए। हीथर ने समय पर तीसरी मासिक किश्त चुकाई, एक छोटी राशि लेकिन प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण। इस झगड़े के 6 महीने बाद हमने माँ का जन्मदिन घर की बजाय एक रेस्टोरेंट में मनाया। बातचीत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सहज रही। बीच बीच में हंसी मजाक और बस कभी कभार अजीब सी खामोशी छाई रही। जब हीथर ने टोस्ट के लिए अपना गिलास उठाया तो उसके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। कैसी के लिए? उसने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। हमें यह सिखाने के लिए कि सच्चे प्यार का मतलब कभी कभी ना कहना भी होता है, और यह कि मदद करना हमेशा ठीक करने जैसा नहीं होता। हमारे परिवार को ठीक करने की यात्रा जारी है। कुछ दिन निराशा लेकर आते हैं, पुराने ढर्रे पर वापस लौटना। कुछ दिन आशा जगाते हैं कि हम पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ जीवन बना रहे हैं। मैं अपनी सीमाओं का ध्यान सतर्कता से रखती हूँ, यह जानते हुए कि ये न सिर्फ मुझे बल्कि हम सभी को सक्षमता और सहनिर्भरता के नुकसान से बचाती हैं। मेरा जीवन पारिवारिक जिम्मेदारियों से आगे बढ़ता जा रहा है। कोडिंग कार्यशालाएं मेरी पहचान का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। जापान की मेरी यात्रा ने मेरी हर उम्मीद पूरी की, और अगले साहसिक कार्य, एक अफ्रीकी सफारी की योजना बनाना भी वैसा ही आनंद देता है। नई दोस्तियां गहरी होती हैं, रोमांटिक संभावनाएं उभरती हैं, और पेशेवर विकास जारी रहता है। सबसे जरूरी बात मैंने सीखा है कि परिवार के बुलावे का जवाब देने का मतलब, चाहे वह सचमुच हो या लाक्षणिक, खुद को छोड़ देना नहीं है। सच्चे जुड़ाव के लिए जितनी सीमाएं जरूरी हैं, उतना ही खुलापन, उतनी ही जवाबदेही, जितनी माफी और सहनिर्भरता की बजाय परस्पर निर्भरता। क्या आपको कभी अपने प्रियजनों के साथ कठिन सीमाएं तय करनी पड़ी हैं? कभी कभी दूसरों की परवाह करने का सबसे मुश्किल हिस्सा पहले खुद की परवाह करना सीखना होता है। मुझे नीचे दी गई टिप्पणियों में आपके अनुभव सुनना अच्छा लगेगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप उपचार और विकास की और भी कहानियां सुन सकें। और याद रखें, इन कहानियों को साझा करने से उन लोगों को मदद मिलती है जो शायद ऐसी ही चुनौतियों से जूझ रहे हों। इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, और मैं आपकी अपनी सीमाओं में मजबूती और आपके रिश्तों में सुधार की कामना करता हूँ।